चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यह पाठ हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार विष्णु खरे द्वारा चार्ली चैपलिन के जन्म शताब्दी वर्ष यानी 1989 को लिखा गया। इस पाठ में लेखक ने चार्ली चैपलिन की फिल्म निर्माण कला का विश्लेषण किया है। साथ ही एक कलाकार के भीतर मौजूद इंसान की ज़िंदगी को देखने का भी प्रयास किया गया है। हमारे भारत देश में फ़िल्मों को कभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और फिल्म कला के विश्लेषण की परंपरा प्राय नहीं रही। प्रस्तुत पाठ इसी कमी को पूरा करता है। यहाँ पर पाठ की शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि चार्ली चैपलिन के बारे में अभी अगले 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। इस पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि चार्ली चैपलिन पर अगले 50 वर्षों तक बहुत कुछ कहा जाएगा, क्या कहने को है। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि चार्ली चैपलिन की फिल्म निर्माण कला के सभी पहलुओं का पूरी तरह से अब तक विश्लेषण नहीं हो सका है। धीरे धीरे चार्ली चैपलिन की फिल्म निर्माण कला पर जब अलग अलग पहलुओं से विचार किया जाएगा तो उसकी कला के नए नए पक्ष उद्घाटित होंगे। यही कारण है कि एक जगह पर लेखक कहते हैं कि यूरोप में या पश्चिम में चार्ली का पुनर्जीवन होता रहता है, यानी चार्ली की कला के नए नए पक्षों का शोध होता रहता है। साथ ही साथ चार्ली चैपलिन द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी फिल्में भी अब मिल रही हैं जो कभी रिलीज़ नहीं हुई और कुछ फिल्मों की रीलें जो बनी मगर इस्तेमाल नहीं हुई। जब उन्हें देखा जाएगा तो चार्ली की फिल्म निर्माण कला के बहुत सारे अनछुए पहलू अभी और सामने आएंगे। तो चार्ली पर जो कुछ कहा जाना था, ऐसा नहीं है कि सब कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है। वो एक महान कलाकार थे और उनके बारे में कहा जाने को, लिखा जाने को अभी बहुत कुछ बाकी है। चार्ली के बारे में लेखक ने एक ख़ास बात कही है कि वो भूगोल और संस्कृति की सीमाओं का खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी जो कला होती है वह प्रायः जिस देश से जुड़ी होती है उस देश के लोगों द्वारा ही ज़्यादा पसंद की जाती है। परंतु चार्ली की जो फिल्म निर्माण कला है यह पक्षी और बादलों की तरह किसी भौगोलिक सीमा की मोहताज नहीं है। चार्ली की फिल्में वैश्विक रूप से पसंद की जाती हैं। ये किसी भी संस्कृति के लोगों को अटपटी या आपत्तिजनक नहीं लगती। हर संस्कृति, हर मानव संस्कृति इसे समान रूप से अपना सकती है, इसका आनंद ले सकती है। चार्ली की फिल्म निर्माण कला में जो लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित की है वह है चार्ली की सर्व स्वीकार्यता। आप जब इस पाठ से प्रश्न पूछे जाएं
तो आप ये टर्म याद रखिएगा कि चार्ली की फ़िल्मों में सर्वस्वीकार्यता का गुण है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि चार्ली की फ़िल्मों को एक साथ विकल मस्तिष्क रोगियों से लेकर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी प्रतिभा के वैज्ञानिक तक एक साथ समान रूप से, समान रुचि के साथ देख सकते हैं। भला बताइए, क्या और कोई कलाकार है जो इतना सर्वस्वीकार्य हो? फिल्म क्रिटिक की शब्दावली में कहें तो चार्ली मास और क्लास दोनों को आकर्षित करते हैं। चार्ली की फ़िल्मों में एक तो भाषा का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। अधिकांश फ़िल्में उनकी मूक हैं, और जो उनकी सवाक फ़िल्में भी हैं उनमें भाषा का इस्तेमाल ही बहुत कम हुआ है। साथ ही साथ इनकी फ़िल्में बौद्धिकता और तर्क पर नहीं, भावना पर आधारित हैं। शायद यह इनकी सर्वस्वीकार्यता के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण रहा हो। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि चार्ली ने फिल्म निर्माण कला को लोकतांत्रिक कैसे बनाया, या लेखक ने क्यों कहा है कि चार्ली ने फिल्म निर्माण कला को लोकतांत्रिक बनाया। फिल्म से वर्ग और वर्ण भेद को समाप्त किया। फिल्म निर्माण कला को लोकतांत्रिक बनाने से लेखक का आशय है कि जो पहले की फिल्में होती थी वो प्रायः अन्य कलाओं की तरह फिल्म कला भी राज आश्रित होती थी, यानी बड़े बड़े पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का उनको समर्थन प्राप्त होता था। जो भी राज आश्रित कला होती है वह राजाओं की, सम्राटों की, पूंजीपतियों की इच्छा पर निर्भर करती है। वह उन्हीं की कहानी कहती है, उन्हें ही प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। वहाँ पर जन सामान्य की आशा, अपेक्षा, उनकी समस्याएं, उनकी चिंताएं नहीं दिखाई देती। लोक जीवन की ध्वनियाँ राज आश्रित कलाओं से नदारद होती हैं। इसके विपरीत चार्ली की फिल्में सदैव जन पक्षधर रही हैं। वह आम जन की कहानी कहता है, उनकी समस्याओं की बात करता है, उनकी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा की बात करता है। वह परस्पर प्रेम और मानवता का संदेश देता है, और जितनी भी गैर बराबरी वाली बातें उसमें मौजूद थी, उन सब का चार्ली की फ़िल्मों में डटकर विरोध हुआ है। वह पूंजीवाद का विरोध करता है, सामंतवाद, साम्राज्यवाद विरोधी हैं चार्ली की फ़िल्में। ये चार्ली का ही साहस था जिसने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर तक का मखौल उड़ाया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चार्ली की फ़िल्में आम जन के लिए हैं, आम जन की पक्षधर हैं, उसकी तरफ से बोलने वाली हैं, उन्हीं की बातें करता है वो। उसके नायक भी इसी वर्ग से आते हैं। तो यही आशय है चार्ली की फ़िल्मों को लोकतांत्रिक कहने का। चार्ली चैपलिन की फिल्म निर्माण कला में जो एक दूसरा प्रमुख
गुण खोजा है लेखक ने, वह है करुणा और हास्य का सामंजस्य। हमारे यहाँ प्रायः या सर्वथा करुणा और हास्य को परस्पर विरोधी गुण माना गया है, किंतु चार्ली की फिल्में इनका सामंजस्य करती हैं। इसका स्रोत कहाँ है, ये बताने के लिए लेखक ने चार्ली की आत्मकथा से उसके बचपन के दो अंश चुने हैं। एक, जब चार्ली की माँ उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाती रहती है, जब ईसा मसीह के जन्म और उनके उपदेशों, उनके मसीहाई अंदाज की बातें वो सुनाती है, तो चार्ली बहुत आनंद मग्न होकर सुनता रहता है। किंतु जहाँ पर ईसा मसीह को तत्कालीन रोमन शासन द्वारा शासन विरोधी मानकर यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है, यह प्रसंग आने पर चार्ली विचलित हो उठा और चार्ली को लगा कि किस तरह से सामान्य सी सुखद सी चलती बातों के बीच में इस प्रकार की त्रासद स्थिति भी आ सकती है। एक अन्य प्रसंग जिसका जिक्र लेखक ने किया है वो यह है कि चार्ली जिस कमरे में रहता था उसके ठीक सामने बूचड़खाना था, जहाँ जानवरों को वध करने के लिए ले जाते थे। एक बार भेड़ों का एक समूह जिसे ले जाया जा रहा था, उससे एक भेड़ अलग हो गई। भेड़ चराने वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़े, वो गिरते पड़ते कीचड़ में सन जाते। यह देखकर चार्ली को बहुत हंसी आ रही थी कि तभी वो भेड़ पकड़ ली गई और चार्ली ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, उसे मार डालेंगे, अब वो उसे मार डालेंगे। तो इन दो घटनाओं ने त्रासदी व हास्य को मिलाने का, उनका सामंजस्य करने का जो चार्ली का गुण है, उसके लिए एक आधार तैयार किया। कई बार ये प्रश्न आता है, इस पाठ का महत्वपूर्ण विश्लेषण बिंदु है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि चार्ली की कला भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में बंध कर नहीं रहती है। तो यहाँ पर हम बता दें कि भारतीय कला सौंदर्य शास्त्र, इसमें अनेक रसों का जिक्र मिलता है और कई रसों का साथ साथ साहित्य में आना या साथ साथ प्रयोग किया जाना साहित्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से बड़ा अच्छा माना जाता है। जैसे वीर रस और रौद्र रस, जैसे श्रृंगार एवं हास्य। किंतु करुणा का हास्य के साथ सामंजस्य, इसका हमारे साहित्य शास्त्र में सर्वथा निषेध किया गया है। आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी के दुख पर हंसना नहीं चाहिए। ये दुखात्मक स्थितियों के बीच से हंसी को खोज लेना, दुख में हास्य पैदा कर देना, ये भारतीय साहित्य शास्त्र और कला के लिए ये सर्वथा एक नई चीज़ थी।
किंतु फिर भी चार्ली का व्यापक रूप से स्वागत हुआ, जबकि हमारे जनमानस में ऐसी कोई भावभूमि थी नहीं। ये एक विशेष चिंतन और विश्लेषण का विषय है, लेखक ऐसा कहते हैं। एक सूत्र वो हमारे सामने रखते हैं कि क्या शायद भारतीय ने चार्ली को इतना इसलिए पसंद किया कि वह हमें अंग्रेज़ जैसे दिखने वाले व्यक्तियों पर हंसने का मौका देते थे। हो सकता है आगे इस पर और विचार विमर्श किया जाए। चार्ली ने भारतीय नायक की परंपरा को तोड़ा, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। देखिए, भारतीय परंपरा में नायक सर्वथा उदात्त गुणों से संपन्न, सर्वशक्तिशाली, धीर, गंभीर, कहीं भी नायक को हंसी का पात्र नहीं दिखाया गया या नायक स्वयं को हंसी का पात्र बना ले, खुद पर हंसे, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। जबकि चार्ली की फिल्मों की यही सबसे बड़ी ताकत है कि उनका नायक कोई बहुत धीर उदात्त प्रकृति का नहीं होता, आवारा किस्म का, घुमंतू, बहुत सारी कमियों से युक्त, और अक्सर वो स्वयं पर ही हंसता है या खुद को ही हंसी का पात्र बना लेता है। चार्ली की इस कला से भारतीय सिनेमा के लोग भी बहुत प्रभावित हुए, और इससे प्रभावित होकर ही राज कपूर ने उस समय आवारा, जो चार्ली चैपलिन की द ट्रम्प से प्रभावित थी, श्री 420, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में बनाई। आगे भी देवानंद, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी आदि भारतीय सिनेमा के कलाकार चार्ली के इस अंदाज से प्रभावित होते रहे। तो इसे ही लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण कहा है। यहाँ पर एक बात और विशेष उल्लेख करने की है कि चार्ली की उन्मुक्त हंसी जो किसी ईर्ष्या या द्वेष या परसंताप से प्रेरित नहीं, स्वयं पर हंसने और विषम जीवन स्थितियों के बीच से हास्य तलाश लेने का जो चार्ली का बोध था, इस हास्य बोध से बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों ही। शायद यही कारण है कि इन्होंने हमेशा चार्ली का सानिध्य चाहा और ये चार्ली के बहुत बड़े प्रशंसक रहे। इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसी ढंग से आप इसका उत्तर देंगे। एक बात लेखक ने और महत्वपूर्ण कही है कि चार्ली की फिल्में किसी कला सिद्धांत में बंध कर नहीं रहती हैं, वो अपना सिद्धांत स्वयं गढ़ती हैं। देखिए, जो भी महान उत्कृष्ट कलाएं होती हैं वो अपना सिद्धांत स्वयं लेकर आती हैं। कला के प्रचलित और लोकमान्य सिद्धांत क्या कहते हैं कि कला काल सापेक्ष होती है। समय के साथ साथ पुराने नाटक, पुरानी चित्रकला वो हमें पुरानी सी लगने लगती है, वो हमें आज के दौर की नहीं लगती।
हम उससे जुड़ नहीं पाते। किंतु चार्ली की फ़िल्मों के साथ ऐसा नहीं है। 5 पीढ़ियाँ बीत गई और चार्ली बराबर उतनी ही शिद्दत के साथ हर पीढ़ी का मनोरंजन किए जा रहे हैं। तो चार्ली की फ़िल्मों पर समय का प्रभाव, समय के साथ वो मध्यम नहीं पड़ रही है। चार्ली की कला, कला के बारे में कहा जाता है कि वह जिस संस्कृति से उपजी होगी वह उसी संस्कृति को भाएगी। दूसरी संस्कृति के लोगों को उसे अपनाने में, उससे रस ग्रहण करने में परेशानी होगी। कई बार किसी एक संस्कृति की कुछ बातें हमें हास्यास्पद या हमें आपत्तिजनक भी लग सकती हैं, किंतु चार्ली किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते। हर कोई उनसे अपनत्व जोड़ सकता है। कला भौगोलिक सीमाओं में बंधकर रहती है, किंतु चार्ली की फिल्म निर्माण कला वैश्विक है, वो किसी सीमा में बंधकर नहीं रहती। तो जितने भी प्रचलित लोग सिद्धांत थे कला के बारे में, उन सब का खंडन करती है चार्ली की कला, और ये मांग करती है कि उसका मूल्यांकन विश्लेषण करने के लिए कुछ नए सिद्धांत तैयार किए जाएं। और यह नए सिद्धांतों के निर्माण को प्रेरित करती है। शायद यही इसकी महानता है। तो चार्ली चैपलिन के बारे में ये जो पाठ था, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इस पर इतनी चर्चा हुई। जो कुछ बातें की गई उनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी अपने काम की चीज़ें मिल जाएंगी। अगली बार एक नया विषय, एक नया पाठ, एक नया शीर्षक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।